साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम सितंबर 2022 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनके ऊपर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उनके ऊपर 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं जिनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन सितंबर 2022 टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है और जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो और जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है, अब एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। कूनो वन्य जीव अभयारण्य, बहुत ही एक घटना, बहुत ही ये कूनो वन्य जीव अभयारण्य बहुत ही फेमस है। नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? पहले ये क्या था? पहले कूनो वन्य जीव अभयारण्य पहले सेंचुरी था, फिर इसको नेशनल पार्क राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। कब किया था? 2018 में घोषित किया है। ये डेट याद रखिएगा, 2018 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा, कूनो वन्य जीव अभयारण्य इसलिए नेशनल पार्क एक फेमस है क्योंकि अभी जो नामीबिया से चीते ला गए थे, मोदी साहब ने उनको यहीं पे कूनो वन्य जीव नेशनल पार्क में छोड़ा है। कब छोड़ा है? अपने बर्थडे में। मोदी जी का 17 सितंबर को उनका बर्थडे होता है। उसी दिन उन्होंने वहां से चीतों को नामीबिया से लाकर छोड़ा है कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो पहले वन्य जीव अभयारण्य था, फिर नेशनल पार्क कब बन गया? 2018 में। इसलिए कूनो वन्य जीव अभयारण्य बहुत ज्यादा फेमस है। चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? अभी इसको डिटेल में अध्ययन हम कर चुके हैं, अब ऑब्जेक्टिव में करेंगे। चीता की कैपिटल किसको कहा जाता है विश्व में? नामीबिया को कहा जाता है। याद रखिएगा, नामीबिया को कहा जाता है। किसको? नामीबिया को कहा जाता है। नौसेना की परियोजना 17A के तहत नौसेना की परियोजना है। सोचिए, नौसेना की परियोजना 17A के तहत बने किस युद्धपोत को जलावरण अभी किया गया है? कहां पे किया गया? मुंबई में किया गया है। किसका किया गया है? तारागिर का किया गया है। और किसके उससे थे? ये है, पहला किया गया था नीलगिर का, दूसरा उदयगिर को, अब तीसरी योजना है तारागिर का किया गया है। इस बार 17A के तहत बने किस युद्धपोत का अभी वर्तमान में तारागिर को किया गया है सितंबर में। सबसे पहले किसका किया गया था? किस युद्धपोत का जलावरण किया गया था? पहला नीलगिरी का, दूसरा उदयगिरी का, अभी वर्तमान में किया गया है तारागिरी का। इसलिए तारागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनी थी? 17A के तहत बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस पोर्ट पर की गई है? आपको याद होना चाहिए, लोथल पे की गई है। यह पहली बार किया गया है लोथल में, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात का क्या है? बंदरगाह है लोथल। वहां पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की गई है। कहां पे? लोथल में, जो गुजरात का एक बंदरगाह है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत कितने स्कूलों को कायाकल्प किया जा रहा है? आपको याद होना चाहिए, अभी किया गया था। पीएम श्री स्कूल योजना शुरू की गई है इस बार के तहत देश के कितने स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है? 14,500 हैं। यह योजना भी वर्तमान में शुरू की गई है। इसमें क्या किया गया? जो वर्तमान में स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल, चाहे केंद्र सरकार के स्कूल हो, चाहे राज्य सरकार के स्कूल हो, चाहे केंद्र शासित राज्य के स्कूल हो, केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल हो, चाहे नगर निकाय के स्कूल हो, जो इन्हीं से चयन किया जाएगा। चारों से चयन किया जाएगा। कितने स्कूलों का? 14,500 स्कूलों का चयन किया जाएगा। फिर इन्हीं स्कूलों को, नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, इन्हीं स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। मतलब वहां पे कंप्यूटर लैब खोली जाएगी, वहां पे एडवांस लेवल के ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे, डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे, यही उसका अपग्रेडेशन किया जाएगा। कितने स्कूल हैं? 14,500। अब एनसीआर की लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार
हिंसक अपराधों की दर, दर का मतलब जब रेट पूछे तब रेट सर्वाधिक किस राज्य में है आपको याद होना चाहिए। पहला है असम में, दूसरा पूछ लेता तो दिल्ली था, और तीसरा है वेस्ट बंगाल। तो पहला पूछा तो असम में है। यदि पूछ ले वृद्धि, दर ना पूछ करके अपराधों की वृद्धि कहां पे हुई है तो उड़ीसा में होता। यदि वृद्धि पूछता यहां दर पूछा है तो दर में है असम, यदि वृद्धि पूछता तो उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन, यूएसए ने किस देश का गैर नाटो प्रमुख, देखिए यूएसए ने किस देश का गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया है। देखिए बच्चों, इससे है जब गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था तो विश्व के किसी भी देश से आपको हथियार लेने में आसानी होती थी। जब यह समाप्त कर दिया गया तो अब आसानी से हथियार विश्व से आप नहीं खरीद सकते हैं। किसका समाप्त किया है? अफगानिस्तान का। अभी वहां पे गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा यूएसए ने समाप्त कर दिया। किसका? अफगानिस्तान का। चलिए, एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समरकंद में हुआ है। समरकंद में देखिए, एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत 2023 में मेजबानी करने वाला है, इसलिए समरकंद है। और एससीओ ने समरकंद में ही पर्यटक की राजधानी घोषित किया है। किसको घोषित किया है? सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया है वाराणसी को। एससीओ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन श्योर आएगा। अभी पूछ लेता एससीओ ने किसको सांस्कृतिक और पर्यटक की राजधानी घोषित किया है तो आप बोलते वाराणसी को। और पूछ ले एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है? यदि हेडक्वार्टर पूछे तो आपको बीजिंग मानना था। और ये एससीओ कब बना? तो 2021 में 2001 में बना है। पहले 1996 में क्या था? शंघाई 5 के नाम से फेमस था। शंघाई 5, इसका पहले नाम था शंघाई 5। पहले 1996 में संगठन बना था तो पहले इसका नाम था शंघाई 5 नाम था। ये 1996 में संगठन बना, पहले शंघाई 5 नाम था, जिसका शंघाई 5 का नाम 2001 में बदल करके एससीओ कर दिया। एससीओ का हेडक्वार्टर है इस समय कहां पे है? बीजिंग में है। और जो 22वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? समरकंद में हुआ है। और समरकंद में ही पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है विश्व में। एससीओ का पहला कौन है? वाराणसी को। चलिए अगला क्वेश्चन, एससीओ की देखो अगला क्वेश्चन ही आ गया। कहा सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किस शहर को घोषित किया है 22-23 के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी को घोषित किया है। अब इसका डिटेल में वर्णन कर चुके हैं। तो अगला देखिए, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है 22-23 के लिए? तो आप तुरंत मारिए वाराणसी। यहां से कौन है सांसद? मोदी जी सांसद हैं। और इसको भोलेनाथ की नगरी भी बोला जाता है वाराणसी को। वाराणसी बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, प्राचीन शहर है, इसको भोलेनाथ की नगरी के नाम से भी फेमस है। चलिए यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट अभी आई है। देखिए यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट आई है 2021-22 में। पहला स्थान किसे मिला? देखिए पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। देखिए, और दूसरा स्थान मिला है नॉर्वे को। आप ये याद रखिएगा, पहला स्थान स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे को। भारत का पूछ लेता तो भारत की रैंकिंग थी 132। और कितने देश शामिल थे? टोटल देश कितने थे आप पूछ लेता? टोटल देश थे 191। बच्चों याद रखिएगा, उससे रिलेटेड यदि आप कुछ पूछता है तो आपको जरूर याद रहना चाहिए। पूछ ले यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट का पहला स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड को। दूसरा स्थान नॉर्वे को मिला। अब भारत का स्थान कौन से है? तो भारत का स्थान 132वां है। कितने देशों को शामिल किया गया था? 191 देश शामिल थे। और ये रिपोर्ट कब से चालू हुई है? तो आपको याद रहना चाहिए, चालू कब से हुई है रिपोर्ट? कब से रिपोर्ट आ रही है? 1990 से आ रही है। इस रिपोर्ट को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे महबूब उल। ठीक है,
महत्वपूर्ण स्थान कौन उन्होंने ही बनाया था जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति महबूब उल। चलिए नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी होगा आपको वहीं पे आपको नोट करते जाना है बच्चों। यूएन की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग देखो यहां पे दे भी दिया कि भारत की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। पिछली बार भारत की रैंकिंग थी 131, इस बार इसकी रैंकिंग है 132। देखिए इस बार रैंकिंग है 132, एक रैंकिंग और पीछे भारत चल गया मानव विकास में। चलिए और ये पूछ लेता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये यूपीपीसीएस या बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पूछता है कि मानव विकास सूचकांक एचबीआई 3 पहलुओं को शामिल करता है। कितने 3 पहलुओं को शामिल कर, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? आपको पता होना चाहिए, स्वास्थ्य शामिल है और शिक्षा शामिल है। शिक्षा का मतलब कोई स्टूडेंट अपने जीवन काल में कितने साल स्कूल में बिताता है, वही शिक्षा है। रहन सहन का मतलब है, प्रति व्यक्ति आय से मतलब है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय। और स्वास्थ्य मतलब है जीवन प्रत्याशा। यदि इसके स्थान पे ये भी दे देता कि 3 पहलुओं को किसको किसको शामिल करता है, तो आप बोलते जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और अपने जीवन में जो स्टूडेंट औसत शिक्षा स्कूल में जितने दिन बिताता है या जितने साल बिताता है उसका औसत लिया जाता है, इसलिए औसत शिक्षा। और कौन नहीं शामिल है इसमें? शामिल नहीं है व्यापार, शामिल नहीं है। इसने पूछा था कौन शामिल नहीं है, ये तीनों शामिल हैं और पर व्यापार शामिल नहीं है। यदि स्वास्थ्य का मतलब है जीवन प्रत्याशा थे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल जीता है, वो जीवन प्रत्याशा हो गई। रहन सहन का मतलब है प्रति व्यक्ति आय कितनी है, रहन सहन मतलब प्रति व्यक्ति आय से मतलब है। शिक्षा का मतलब है अपने जीवन काल में स्कूल में कोई छात्र कितने साल बिताता है, वही शिक्षा है। चलिए एचबीआई इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको मानव विकास सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, एचडीआई उसी को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। कब से जारी की जा रही है आपको याद होना चाहिए, अभी बताया था 1990 से जारी किया जा रहा है, 1990 से। इसकी थीम भी याद रखिए, इसकी थीम थी अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन। बस 2 याद रखिए, परिवर्तन में पूरा है, परिवर्तन में एक जीवन दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, शेप देना है। तो आप देखिए ना पूरा याद रखिएगा, अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइफ 2 याद रखिएगा, इससे आपको मिल जाएगा शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ए ट्रांसफॉर्मर टाइम पे क्या है, अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम था। चलिए भारत कितनों देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, आप ये याद होना चाहिए। देखिए 2+2 वार्ता का हम डिटेल में जानेंगे। 2+2 वार्ता 4 देशों के साथ करता है, 4 देशों के साथ। पहला आप लिखिए यूएसए है, दूसरा रूस है, तीसरा जापान है और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। अब ये 2+2 वार्ता अभी सितंबर माह में जापान के साथ भारत ने किया था। 2+2 वार्ता दूसरी बार किया था, अभी वर्तमान में किसके साथ किया था, जापान के साथ किया था। किस स्थान पे किया था, तो पूछे टोक्यो में किया था, टोक्यो में किया था। भारत की तरफ से कौन भाग लिया था, देखिए यूएसए, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। और अभी वर्तमान में अभी कुछ समय पहले सितंबर में ही कौन किसके साथ किया 2+2 वार्ता, दूसरी बार वार्ता कर रहा था, जापान के साथ किया था, टोक्यो नामक स्थान पे किया था। भारत की तरफ से हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद गए थे, जयशंकर गए थे, और उसके तरफ से हतोशी और हगोशी दोनों थे। देखिए आपका पूरा है, 4 हैं। चलिए अगला, आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है, आपको हमेशा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, देखिए क्या है, कजाकिस्तान ने फिर अपनी राजधानी बदल दी है। इस समय वर्तमान राजधानी अस्ताना है, पहले
पहले राजधानी थी नूर सुल्तान थी। नूर सुल्तान राजधानी थी, वहां के नूर सुल्तान राष्ट्रपति थे जो लंबे समय तक वहां राष्ट्रपति रहे। उनके सम्मान में नूर सुल्तान राजधानी रखी गई है, पर उसको नूर सुल्तान को बदल के वर्तमान राष्ट्रपति ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना दोबारा बना दिया है। साथ में एक और घटना कजाकिस्तान में घटी है, वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 7 साल किया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले बार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया? 7 वर्ष कर दिया गया। पहले राजधानी थी नूर सुल्तान, अब वर्तमान में राजधानी कर दिया गया अस्ताना। अब देखो बता दिया डिटेल में। चलिए, मार्च 2022 के अंत में देखिए ये क्या है, मार्च 2022 के अंत में कुल विदेशी ऋण हमारा बहुत ज्यादा पहुंच गया है। अब ध्यान देखिए कितना पहुंच गया, आपको याद रहना चाहिए। मार्च 2000, क्योंकि ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय, रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये विदेशी ऋण की रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपको बताना होगा। वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है रिपोर्ट। ये 6-6 महीने में जारी करता है। तो ये मार्च में किया था, अभी दोबारा रिपोर्ट नहीं आई है। तो मार्च 2022 के अंत में बताया था कि विदेशी ऋण हमारा 620.7 पहुंच गया था, 620.7 पहुंच गया। इसके पहले था 573 था, 573 अरब डॉलर था। अब हो गया 620.7 अरब डॉलर। बहुत ज्यादा हमारा विदेशी ऋण पहुंच गया है। इस विदेशी ऋण में और पूछ सकता है बच्चों आपसे कि दीर्घकालीन, देखिए अब इनसे पूछ ले कि देखिए अब ये निकाल दे रहा हूं कि अब इसमें पूछे कि दीर्घकालीन ऋण कितना था, तो आपको नोट रहना चाहिए दीर्घकालीन ऋण कितना है। ये पूछ चुका है कई बार क्वेश्चन। तो आपको है 80.4% है। और क्या है, अल्पकालीन ऋण कितना है, तो आपको याद होना चाहिए अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण कितना है 19.6% है। देखिए ये भी साथ में हो गया कि दीर्घकालीन बहुत अच्छा माना जाता है। दीर्घकालीन 80.4 है और अल्पकालीन है 19.6%। देखिए हमेशा ऋण दीर्घकालीन ही अच्छा माना जाता है, अल्पकालीन अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों पूरा क्लियर हो गया? इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट थे पूरे बता दिए गए हैं। चलिए अगला, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। देखिए यूपी क्या है, विश्व देखिए डेयरी शिखर सम्मेलन क्या था, 2022 का आयोजन कहां किया गया है, तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ये नोएडा है, ऐसे है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसके ये भारत में दूसरी बार ये शिखर सम्मेलन, डेयरी शिखर सम्मेलन हो रहा है। पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था 1974 में हुआ था। बच्चों याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम पूछे तो 1974 में। ये दूसरी बार हो रहा है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। ये ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में हो रहा है दूसरी बार। और इसकी थीम पूछ ले तो थीम यदि पूछ ले तो लिख दीजिएगा पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण और आजीविका। पोषण और आजीविका के लिए, पोषण और आजीविका के लिए थीम पूछ ले तो पोषण और आजीविका के लिए क्या, डेयरी। जहां पे वह डेयरी जहां पे दुग्ध उत्पाद बनते हैं या दूध को एकत्रित किया जाता है, वह विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन समझिए 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो पहला ये दूसरा आयोजन था। पहला आयोजन फिर रिपीट कर दे 1974 में किया गया था। थीम पूछ ले तो पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। चलिए अब देखिए वैश्विक नवाचार रैंकिंग पूछ ले बच्चों, तो वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। अब देखिए वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत की रैंक है 40 है। अब कुल देश कितने थे शामिल किए गए थे, कुल देश पूछ ले, कुल देश पूछ ले तो कितने थे। विश्व नवाचार रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, कुल देश पूछ ले तो 132 देश शामिल किए गए थे। अब फर्स्ट पूछ ले तो यूएसए है, फर्स्ट में यूएसए है। चलिए देश के चीफ ऑफ डिफेंस, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे यहाँ के महान से आर्मी चीफ थे जो पहले रह चुके हैं, रावत साहब की देख दुर्घटना में तमिलनाडु में डेथ हो गई थी।
जो चीफ ऑफ डिफेंस पहले स्टाफ थे, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, अब दूसरे सीडीएस इसको बोलते हैं, सीडीएस। तो ये दूसरे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी पहले नंबर पे थे रावत साहब और दूसरे नंबर पे बनाया गया चौहान साहब को, अनिल चौहान जी को बनाया गया, अनिल चौहान जी को बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 2022 में नियुक्त किया गया। तो उनकी डेथ जब हुए थे रावत साहब के, उसमें एक तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ऐसे महान सैनिक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब जो 9 महीने से वह पद खाली था, अभी भारत सरकार ने अनिल चौहान को उस जगह पर नियुक्त कर दिया है। इंडिया टूरिज्म, देखिए इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पूछ ले आपसे, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स में भारत में सर्वाधिक पर्यटक कहां से आते हैं। देखिए बच्चों, जब भी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आती है तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं भारत में सबसे ज्यादा कहां से आते हैं। तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है। तो सबसे ज्यादा पूछे तो यहां पे है यूएसए है, 10 लाख के लगभग लोग आए थे 2021 में। ये इसमें है, ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूएसए है, तीसरे सबसे ज्यादा पर्यटक आए थे यूके से। तो पहले पे पूछता है तो यूएसए से आए, दूसरे स्थान पर पूछता है कहां से आते हैं, बांग्लादेश से, तीसरे कहां से आते हैं, यूके से आते हैं। चलिए, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक पर्यटक कहां से आते हैं। तो यूएसए आप मारिएगा, दूसरा बांग्लादेश है। देश की तीसरे वंदे भारत ट्रेन, अब देखिए जब आता है, जब कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा यदि उसके आगे पीछे भी याद रखते हो, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यदि केवल पूछे देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन किस मार्ग पर परिचालन शुरू किया गया, यदि आप केवल रट लोगे कि गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल स्टार्ट किया गया, यदि केवल इसको रटते हो, यदि यही पूछ ले कि पहली कहां शुरू की गई थी, तो आप गलत कर दोगे। तो आपको तीनों याद रखना चाहिए। अब ये तीसरी है, तीसरी यहां पे किस मार्ग पर परिचालन, तीसरी वंदे भारत है। तो तीसरी अभी शुरू की गई गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल में शुरू की गई है। पर पहली कहां शुरू की गई थी, नई दिल्ली से वाराणसी शुरू की गई थी। वाराणसी से भगवान शंकर भोलेनाथ की नगरी है, तो नई दिल्ली से वाराणसी पहले शुरू की गई थी। वाराणसी से हमारे पीएम मोदी साहब यहाँ के सांसद भी हैं, आप रटे रहिएगा जैसे रट जाए। और दूसरी शुरू की गई थी नई दिल्ली से श्री माता, तो पहली शुरू की गई ये, दूसरी शुरू की गई नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी, तीसरी है शुरू की गई। तो यहां पूछा था तीसरी वंदे भारत मात्रा जो अभी स्टार्ट की गई है 30 सितंबर 2022 को, तो गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल। अब देखिए देश के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, आपको याद होना चाहिए, आर वेंकट रमणी बने हैं। देखिए आर वेंकट रमणी बने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। इसी को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, जो भारत सरकार का कानूनविद या भारत सरकार का मुख्य वकील होता है। ये है अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का होता है। भारत सरकार की तरफ से कोई पेश होगा तो अटॉर्नी जनरल पेश होगा। जो हैं इनके सपोर्ट के लिए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी बनाए जाते हैं। पर अटॉर्नी जनरल नए बने हैं आर वेंकट रमणी। इनकी योग्यता पूछे तो क्या होता है, किसको बनाया जा सकता है अटॉर्नी जनरल, तो आपको बताना चाहेगा। आपको योग्यता पूछ ले तो आप कहोगे जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की योग्यता है, जज बनने की योग्यता हो। योग्यता पूछे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यक्ति जो जज बनने की योग्यता रखता है उसको अटॉर्नी जनरल भारत सरकार बना सकती है। पर इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपको नियुक्ति पूछ ले कि नियुक्ति कौन करता है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। योग्यता क्या है, जो किसी व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की योग्यता है उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं।
जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये पद पर बने रहेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही हुआ कि जब तक राष्ट्रपति रहेंगे चाहेंगे तब तक ये पद में बने रहेंगे। वैसे जनरल कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। यह संसद के किसी समिति में भाग ले सकते हैं, संसद की किसी बैठक में भाग ले सकते हैं, यह देश के अंदर किसी कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं। इनके बहुत से पावर हैं, केवल संसद के अंदर इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है और सब अधिकार दिए गए हैं। बहुत ही यह देश के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। इसके पहले पूछे कि कौन थे, के वेणुगोपाल राव इसके पहले महान्यायवादी थे। अब उनको हटा के बनाया गया अटॉर्नी जनरल बने हैं, अब बने हैं आर वेंकटरमन को बनाया गया है। चलिए, ऑस्कर फिल्म पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक फिल्म, देखिए आधिकारिक फिल्म कौन सी होती है, भारत की तरफ से भेजी जाने वाली जो भारत की आधिकारिक फिल्म होती है। बहुत से मूवी हाउस वाले भी अपनी फिल्म भेजते हैं, पर आधिकारिक फिल्म वो नहीं होती जो भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक फिल्म भेजी या भारत की तरफ से आधिकारिक फिल्म भेजी गई है। चेल्लो शो है, यह गुजराती मूवी है, ये सोचिएगा गुजराती फिल्म है। ये कौन सी है? गुजराती फिल्म है। आपको पूछ ले कौन सी है, नाम है चेल्लो शो, और इसका मतलब होता है मूवी का लास्ट शो, इसका मतलब होता है इंग्लिश में चेल्लो शो। अब इसका डायरेक्टर पूछ ले तो आपको डायरेक्टर पूछ ले तो पेन करके हैं, पेन। डायरेक्टर पूछ ले तो पेन करके हैं और आगे नाम है पेन है मेन। तो ऑस्कर फिल्म सरकार के लिए चेल्लो शो है, गुजराती फिल्म है जो भारत की आधिकारिक फिल्म है। अब देखिए 90 ऑस्कर कब बांटे जाएंगे, तो देखिए मार्च 2023 में बांटे गए। तो मार्च 2023 में बांटे गए, तो 3-4 महीने पहले हर देश अपनी आधिकारिक फिल्म भेजता है। तो भारत ने चेल्लो शो फिल्म को भेजा है। एक गुजराती फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं पेन, और ये है एक और खासियत है। तो ऑस्कर कब बांटे जाएंगे, तो मार्च में बांटे जाएंगे 2023 में। और वो किस नंबर के ऑस्कर पुरस्कार होंगे, आपको याद रहना होगा 95th नंबर के होंगे, 95 नंबर के, 95th नंबर के होंगे। कौन नंबर के ऑस्कर होंगे, तो 95th नंबर के होंगे। चलिए, चेल्लो शो बस देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही हमारे महान अभिनेत्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये 52वां था, जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 68वां था, 68 था। देखिए इसको जरूर याद रखा करिए, 52वां था। किसे दिया गया? हमारे देश की महान अभिनेत्री थी आशा पारेख को दिया गया है। ये महान हमारे देश की महान अभिनेत्री रह चुकी हैं, उन्हीं को दादा साहब फाल्के 52वां पुरस्कार दिया गया है, आशा पारेख जी को दिया गया है। अब ये किस नंबर की महिला थी जिसको दिया गया? ये 7वीं महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला है, 7वीं महिला थी। पूछ लेता है किस नंबर की महिला थी? 7वीं महिला थी। इसके पहले 6 महिलाओं को और आज के दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। और अब किसने दिया है? तो राष्ट्रपति महोदया ने दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। किसने दिया? तो पूछ लेता है राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। देखिए आशा पारेख ये कौन सी महिला है पूछ सकता है, तो 7वीं महिला थी जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। किस नंबर का फाल्के पुरस्कार था? 52वां था। चलिए, दादा साहब पुरस्कारों को शामिल करके अब तक कितनी महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है, यह जरूर याद रखिएगा। जब किसी महिलाओं को दिया जाता है तो पूछ लेता है, कुल महिलाओं को भी पूछ लिया इसके पहले कितनी महिलाओं को यह पुरस्कार या यह अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे महिला को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो अभी तक 7 महिलाओं को दिया जाता है। 7 महिलाओं में 2 तो दोनों बहनें शामिल होती हैं। हमेशा फिल्म दुनिया का कोई भी बड़ा पुरस्कार मिलता है तो दोनों बहनें हमेशा शामिल रहती हैं। कौन है? लता मंगेशकर बहनें, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी को भी मिल चुका है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मोस्ट फ्रेंडली। अब देखिए पूछ लिया कि देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंतर्गत मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसको मिला है? एमपी को मिला है। यदि अनुकूल राज्य पूछ लेता, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट है एमपी। यदि अनुकूल राज्य पूछता तो आप लिखते
अनुकूल राज्य कौन से हैं? यूपी प्लस यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों भाइयों को मिला है अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है इनको। चलिए, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गोगरा व हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास कौन था? पर्वत प्रहार है। जब सियाचिन में भारत और चाइना के बीच विवाद हुआ है तो अब भारतीय सेना वहां पे हमेशा सतर्क रहने के लिए सैन्य अभ्यास करती रहती है। वो सैन्य अभ्यास का नाम है पर्वत प्रहार। वो स्थान था गोगरा व हॉट स्प्रिंग, जो पूर्वी समझ ले पूर्वी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, पूर्वी लद्दाख में पड़ता है, ना कि पश्चिम में जो चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है वही पड़ता है। वहीं पे अभ्यास किया जाएगा पर्वत प्रहार। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, देखिए हमेशा केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन ऐसे भी याद रखिएगा, आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे आपको याद रहे कैसे रहे। तो केंद्र और राज्य के संबंध कहां अच्छे हैं? जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, मोदी जी ही छाए हुए हैं। तो मोदी का राज्य गुजरात, मोदी जी पीएम भी, मोदी का राज्य भी गुजरात। तो केंद्र हो और राज्य दोनों में कौन है? ऐसे रटने के लिए अहमदाबाद, जो गुजरात का ये है, अहमदाबाद में हुआ सम्मेलन आयोजित किया गया है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। इतने सितंबर 10 से 11 सितंबर 2000 को आयोजित हुआ है, अहमदाबाद में हुआ। आप किसी ट्रिक के माध्यम से रटिए, आपको रटा होना चाहिए। मैं फिर बता दे रहा हूं, किसी नेता के नाम से आपको रट जाए तो रटे रहिए, किसी अभिनेता के नाम से रट जाए, किसी हीरोइन के नाम से, आप जिसको बहुत दुनिया में चाहते हो, माता पिता, गर्लफ्रेंड, जिसको भी चाहते हो, किसी का नाम रख दो तो हमेशा आपको याद रह जाएगा। आपको याद रखना है, इससे मतलब नहीं है किसी के नाम से याद रखना है। चलिए, डायमंड लीग देखिए, अब इसको मैं कहा डायमंड लीग एथलेटिक्स 2022 का आयोजन कहां हुआ था? डायमंड हमारे देश के एक नायक हैं जिनको ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेके आए हैं, नीरज चोपड़ा जी। वही इस बार भी डायमंड लीग एथलेटिक्स में क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। डायमंड लीग एथलेटिक्स 2022 का आयोजन हुआ था ज्यूरिख में, उनको वहां पे नीरज चोपड़ा जी को क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ, स्थान हुआ था ज्यूरिख में। किसको स्वर्ण पदक मिला है? नीरज चोपड़ा को। किसमें मिला है? भाला फेंक में। किसमें मिला? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को कौन सा मिला है? स्वर्ण पदक। और कहां खेला गया? ज्यूरिख में आयोजन हुआ था डायमंड लीग। डायमंड माने होता है हीरा, पर सोने वाले को हीरा, देखो हीरा की लीग है, पर जो सोना पाएगा वही दोबारा सोना पाएगा, नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? अभी मैं बता चुका हूं, स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने इस बार जो ओलंपिक हुआ था जापान में, टोक्यो में, वहां पे स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, एशिया कप क्रिकेट 15 का विजेता कौन रहा? देखिए, हमारे बहुत से क्रिकेट के आयोजन होता है, बहुत से क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं। T20 विश्व कप होता है, सोचिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भी है। इसी टाइप से एशिया के देश भाग लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। ये कौन सा था? 15वां था। पर इसका अब देखिए कौन, देखिए विजेता कौन रहा? श्रीलंका रहा। पहले देखिए, अब किस जगह पे हुआ आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजक श्रीलंका था, पर श्रीलंका में अव्यवस्था फैल जाने के कारण अब इसका आयोजन कहां किया गया? यूएई में किया गया। पहले होना था श्रीलंका में, पर आयोजन कहां किया गया? अब आयोजन स्थल पूछ ले, आयोजन कहां किया गया? यूएई में। क्योंकि श्रीलंका में आपातकाल लग गया, वहां व्यवस्था फैल गई, तो श्रीलंका से हटा के आयोजन यूएई में किया गया एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का। तो विजेता रहा श्रीलंका, उप विजेता पूछ ले तो पाकिस्तान उप विजेता था। ठीक है, उप विजेता कौन था? पाकिस्तान।
और विजेता था श्रीलंका। आयोजन हुआ यूएई में। चलिए, दलीप ट्रॉफी अभी देखो बताया था कि दलीप ट्रॉफी 2000 का विजेता कौन रहा। देखिए, पश्चिम क्षेत्र विजेता रहा, जिसने हराया किसका, उप विजेता था दक्षिण, ये उप विजेता था। और विजेता कौन था, पश्चिम क्षेत्र, और उप विजेता था किसको हराया, दक्षिण क्षेत्र को हराया दलीप ट्रॉफी में। अब देखिए, दलीप ट्रॉफी विजेता कौन रहा, कहां पे हुआ, आयोजन कहां पे हुआ, आयोजन स्थल पूछ ले तो आयोजन स्थल पूछता है तो कहां पे हुआ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु प्लस पांडिचेरी में इसका आयोजन किया गया बच्चों। देखिए, आप तेजी के साथ करिए क्योंकि मैं 2 लेक्चर इसके ऑलरेडी ले चुका हूं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको शानदार तरीके से यहां भी समझाया, रिपीट हो जाएगा, आपको रट जाएगा, मेरी गारंटी है। देखिए, पश्चिम क्षेत्र विजेता रहा, उप विजेता दक्षिण क्षेत्र रहा, आयोजन स्थल पूछ ले कहां रहा, तमिलनाडु प्लस पांडिचेरी में इसका आयोजन किया गया। चलिए, दलीप ट्रॉफी में इस बार का विजेता रहा पश्चिम क्षेत्र। कितनी बार इस ट्रॉफी को जीता ये पूछ लेता है। यह दलीप ट्रॉफी जो हमेशा पश्चिम क्षेत्र कितनी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया, 9वीं बार कब्जा किया है, 9वीं बार जीता है। पश्चिम क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र को हरा के 9वीं बार जीत लिया है दलीप ट्रॉफी। चलिए, चकदा है, देखिए चक दे इंडिया मूवी देखे हो, शाहरुख खान की, जो बहुत बड़े स्टार हैं फिल्म दुनिया के, शाहरुख खान बनाए थे चक दे इंडिया, पर वो तो हॉकी से रिलेटेड थी। पर ये है हमारी झूलन गोस्वामी, जो महान एक महिला क्रिकेटर हैं, जो अभी वर्तमान में संन्यास ले ली है। जो उन्होंने कुल कितने मैच खेला था। एक चकदा एक्सप्रेस किसको है, झूलन गोस्वामी का उपनाम है। चकदा एक्सप्रेस के रटने का तरीका बताओ, चक दे इंडिया से चकदा एक्सप्रेस जरूर रटे रहिएगा। चकदा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी। देखिए, अभी टोटल मैच कितना खेली है, 204 मैच खेली हैं। अंतिम मैच कहां खेली है, लंदन में। अंतिम मैच कहां खेली, लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेली हैं, जिन्होंने भारत ने वह मैच जीत लिया है। जीतने के बाद झूलन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। झूलन गोस्वामी को कहा जाता है चकदा एक्सप्रेस का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा भारत मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी। देखिए, चकदा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी। इन्होंने कुल मैच खेला है तो फिर बता दे रहा हूं, 204 मैच खेले हैं। और अंतिम मैच कहां खेला, लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में। भारत ने इस मैच में लंदन को या ब्रिटेन को हरा दिया है। चलिए, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो देखिए प्रणव आनंद बने हैं। रटने का तरीका है कि आनंद शतरंज के बादशाह थे। शतरंज के बादशाह कौन थे, आनंद। उन्हीं के नाम से आप प्रणव आनंद को भी रट गए। 15 वर्षीय हैं, 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस खेल में, तो शतरंज के खेल में बने हैं। डूरंड कप, ये देखिए एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल है। ये डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है ये, सबसे पुराना एशिया का, 132 साल पुराना है। आज का नहीं, 132 साल पुराना। बच्चों, डूरंड कप किससे रिलेटेड है, तो आपको पहले होना चाहिए, जानना चाहिए, फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से संबंधित है। तो कौन जीता है, विजेता कौन रहा, बंगलौर फुटबॉल क्लब। देखिए, बंगलौर विजेता रहा। इसका फुल नाम है बंगलौर एफसी। एफसी का मतलब है फुटबॉल क्लब। अब हराया किसका, मतलब उपविजेता कौन रहा, ये तो विजेता हो गया। अब हराया जिसको है उसको उपविजेता बोलते हैं। मुंबई सिटी को हरा दिया है, मुंबई सिटी को हराया। उसका पूरा नाम है मुंबई सिटी क्लब को हरा दिया है। पर कौन जीता है विजेता डूरंड कप का, बंगलौर फुटबॉल क्लब। इसका पूरा नाम ये है, बंगलौर फुटबॉल क्लब बोलते हैं, एफसी बोलते हैं। हराया है, उप विजेता रहा, मुंबई सिटी को हराया है, मतलब उप विजेता मुंबई सिटी रहा।
देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? जब से भारतीय फुटबॉल महासंघ बना है अभी तक का रिकॉर्ड है, हमेशा नेता ही इसका अध्यक्ष रहा, कोई राजनेता ही इसका अध्यक्ष रहा। पहली बार कोई फुटबॉल खिलाड़ी इसका अध्यक्ष बना है। कल्याण चौबे जी बने हैं, जो फुटबॉल के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। कल्याण चौबे जी को पहली बार कोई खिलाड़ी इसका अध्यक्ष बना, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने हैं। इसके पहले प्रफुल्ल पटेल थे, जो महाराष्ट्र के लोकसभा सदस्य भी रहे, अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हटाया गया, नहीं हट ही नहीं रहे थे। सोचिए, तो कल्याण चौबे जी बने हैं। अमेरिकी ओपन, अभी देखिए मैं बताया था कि अमेरिकी ओपन पुरुष एकल वर्ग के विजेता कार्लोस, देखिए स्पेन है, स्पेन के हैं ये, किस देश के निवासी हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको रखा मिलना चाहिए, क्योंकि विश्व के सबसे कम एज के खिलाड़ी हैं। अभी इनकी एज है जो ग्रैंड स्लैम जीत लिए। ग्रैंड स्लैम जीतना बहुत बड़ी घटना है। सबसे कम एज के हैं, कौन है? कार्लोस अल्करीज हैं, जो केवल 19 ईयर की एज में जीत लिए अमेरिकन ओपन का ग्रैंड स्लैम जीत लिए। यह स्पेन के खिलाड़ी हैं, सबसे कम एज के हैं कार्लोस, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिकी ओपन महिला एकल वर्ग की विजेता हैं, अभी मैं बताया था कौन है। मैं कहा था कि भारत और जब रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा था, तो जो बच्चे यूक्रेन में बहुत से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, तो अपना सुरक्षित स्थान के लिए सब पोलैंड के दूतावास में गए थे। तो वहां की ये कौन विजेता है महिला में? ईगा स्वियातेक हैं, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। आपको रटने का तरीका है, इसी टाइप से आप रटिए तो हमेशा रटा रहेगा। ईगा है, किसी रिलेट करिए कि ये देखिए कहां की खिलाड़ी हैं, जहां पे भारत के सब बच्चे गए थे, जो वहां की यूक्रेन में जो थे मेडिकल पढ़ाई, तो पोलैंड आपको याद आ जाएगा पोलैंड से कि ईगा स्वियातेक। चलिए, विंबलडन पुरुष वर्ग एकल विजेता कौन है? अब देखिए वो अमेरिकन ओपन का था। अब विंबलडन ओपन में देखिए नोवाक जोकोविक हैं, नोवाक जोकोविक। अब देखिए जो ये कहां के खिलाड़ी है, कई बार पूछा है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। पीसीएस से, यूपी पीसीएस से पूछ चुका है कौन कहां का खिलाड़ी है, तो नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जो विंबलडन ओपन जीते हैं। विंबलडन महिला वर्ग में कौन जीता? तो देखिए महिला वर्ग में आपसे पूछ ले कि महिला वर्ग एकल विजेता कौन है, तो आपको कहना होगा एलेना रिबीका है, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। कजाकिस्तान में घटना तो अभी बता चुका हूं, उसी से रटे रहिएगा कि विंबलडन ओपन वहीं की महिला जीत गई है। क्या नाम है? एलन रिबीकिना, जिसको किसको हराया है? ओंस रेबियर को हराया है। ये उप विजेता थी, उप विजेता ये थी, विजेता थी एलेना। अब ओंस से बताया था ट्यूनेशिया की खिलाड़ी हैं, ट्यूनेशिया की खिलाड़ी है। ये देश पूछ लेता है बच्चों, याद रखिएगा, ये ट्यूनेशिया की खिलाड़ी है, याद रखिएगा, ये ट्यूनेशिया की खिलाड़ी है। एलेना रिबीका, ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी है, विंबलडन ओपन जीत लिया है, ओंस जेवियर को हराया है। ककाडू, देखो ककाडू आप यदि नहीं अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी सही नहीं कर सकते। ककाडू क्या है? एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, एक संयुक्त बहुत देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। कहां पे अभ्यास किया गया? ककाडू 2001 दिख रहा है बच्चों? रुको फिर और नीचे करता हूं। ककाडू 2022 क्या है? एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, जो बहुत देश इसमें भाग लिए हैं, कम से कम 20 देश भाग लिए हैं। यह नौसैनिक अभ्यास है, किसकी मेजबानी में किया गया? ककाडू मेजबान देश पूछ ले तो मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रटे रहिएगा, मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया थे। कुल देश पूछ ले, कुल देश पूछे तो 20 से ज्यादा देश भाग लिए थे। भारत की तरफ से भारत भी इसमें भाग लिया था। और किस नदी के? नदी पूछ ले, डार्विन नदी के तट पर यह युद्धाभ्यास किया गया। डार्विन नदी के तट पर यह युद्धाभ्यास किया गया। भारत की तरफ से कौन भाग लिया?
तो अरावली पोत भाग लिया और P-81 भाग लिया, 2 पोत भाग लिए भारत की तरफ से। क्लियर। ककाडू क्या है? एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। पहला पूछ ले किस नदी के तट पर यह युद्धाभ्यास किया गया, तो डार्विन नदी के तट पर गया। अब पूछ ले कि मेजबान देश कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। कुल देश लगभग कितने शामिल हुए, तो 20 देश शामिल हुए। देखिए यहां दिया भी है, डार्विन के तट पर संपन्न बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। डार्विन के तट में ऊपर बता चुका हूं। चलिए, सर्वाइवल कैंसर की पहली वैक्सीन। अब देखिए सर्वाइवल कैंसर की पहली वैक्सीन जो भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च हुई। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं से संबंधित ये बीमारी है। तो दोस्तों समझिएगा, मैं इसको कहा था सर्वावैक, जिसको बनाया कौन था? इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। अब देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, मतलब सीरम कंपनी ने बनाया है, जो पहले कोविड की 19 की दवा बनाई थी, तो अब सर्वाइवल कैंसर की दवा बना दी। किस कंपनी बनाया? सीरम ने बनाया है। और ये है जो बनाई गई है वैक्सीन का नाम पूछ ले तो सर्वावैक नाम है। सर्वावैक, VAC से मतलब वैक्सीन होता है। सुप्रीम कोर्ट के किस जज को नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको संक्षेप में बोलते हैं नालसा, का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ साहब को बनाया गया है, जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनको नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के किस जज को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आपको लगाना है जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत बायोटेक की किस कोविड-19 की भारत की पहली नोजल वैक्सीन को DDG ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है देखिए DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है या अनुमति दे दी है। नोजल वैक्सीन को DCGI ने अनुमति दी है। अब देखिए कौन बनाया है, पहले कंपनी का नाम पीछे को है भारत बायोटेक। ये किससे सुरक्षा करती है? ये सुरक्षा करती है, ये नाम है देखिए इनको बैक नाम है, और ये है कोविड-19 का ये पहली देशी नोजल वैक्सीन, ये पहली देशी दवा है कोविड-19 की। अभी तक हमें कोविड-19 सुरक्षा के लिए वैक्सीन किससे लेते थे? क्या लेते थे? इंजेक्शन से लेते थे। पर यह पहली दवा है जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, जिसके नाक के द्वारा लिया जाएगा। इसीलिए नाजल यानी ऐसी होता है, नाजल माने नाक के द्वारा वैक्सीन यह ली जाएगी, जिसको DCGI ने अनुमति दे दी है। उसका नाम है इनकोवैक। फिर याद बता रहा हूं, भारत बायोटेक कौन बनाया? भारत बायोटेक ने कोविड-19 की भारत की पहली नोजल वैक्सीन, जो नोजल का मतलब नाक के द्वारा जो वैक्सीन ली जाएगी, उसका नाम है इनकोवैक। यह पहली देशी वैक्सीन है जो नाक के द्वारा ली जाएगी। और इसका फुल फॉर्म DCGI का फुल फॉर्म कभी पूछ ले तो इसका नाम है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए, राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर। अब देखिए राष्ट्रीय खेल, देखिए कौन सा पहले देख पूछ ले, शुभंकर है सावज। सावज क्या है? एक शेर के बच्चे को बोला जाता है सावज, तो उसी के नाम पे शुभंकर रख दिया। शुभंकर उसी के नाम पे रखा गया सावज। अब देखिए, अब पूछ ले राष्ट्रीय खेल कौन से राष्ट्रीय खेल है, तो आपको लगाना है 36वें राष्ट्रीय खेल अभी हुए नहीं होंगे, कहां पे होंगे? अब देखिए कहां पे होंगे, तो कहां पे आपको गुजरात लगाना है, 36वें है। और मस्कट पूछ ले तो आपको सावज है। चलिए, अब देखिए चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है। इस तत्व को क्या नाम दिया गया? देखिए अभी तक चंद्रमा में इसको मिला के
6 खनिज खोजे जा चुके हैं। देखिए, चीन से पहले चंद्रमा पर 5 खनिज खोजे जा चुके हैं। किसने खोजा था? यूएसए और रशिया ने खोजा था। तीसरा देश चाइना तीसरा देश बन गया जो चंद्रमा पर किसी खनिज की खोज कर दिया है। चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है, यह तीसरा देश बन गया। देखिए, तीसरा देश है जो खनिज की खोज, तीसरा देश बन गया। कौन? चाइना, जिसने खनिज की खोज किया। तीसरा देश, पहला देश कौन था? पहला, दूसरा यूएसए और दूसरा रशिया, रूस। यूएसए और रूस ने इसके पहले चंद्रमा पर खनिज तत्वों की खोज कर चुके हैं। इसके पहले 5 खनिज तत्वों की खोज हो चुकी है। यह 6वां खनिज तत्व की खोज चीन ने चंद्रमा पर की है। उसका नाम रख दिया है चेंज साइट वाई। इससे याद रखिएगा, चेंज साइट वाई। इसके पहले 5 तत्वों की ऑलरेडी खोज की जा सकती है। पहला यूएसए और रूस ने 5 तत्वों की खोज कर चुके हैं। चंद्रमा तीसरा देश है, फिर बाद में तीसरा देश है जो चंद्रमा पर खनिज तत्व की खोज की है। उस तत्व का नाम है चेन साइट। ये कौन सा तत्व है? फास्फेट का तत्व है। ये कौन सा तत्व है? फास्फेट का। पूछ ले किस खनिज तत्व है? फास्फेट का है। फास्फेट का फार्मूला ऐसे आ जाता है PO4, ऐसे बोलते हैं PO4 ट्रिपल माइनस चढ़ ऊपर। क्लियर बच्चों? चलिए, चीन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके पहले क्लोन बन चुके हैं, बकरी का बन चुका है, भैंसा का बन चुका है, पर लेकिन ये अलग टाइप का क्यों है? क्योंकि आर्कटिक भेड़िए का बनाया गया है। जहां पे जोर देने वाली बात थी, आर्कटिक भेड़िए का है। आर्कटिक भेड़िए का है, उसका नाम रखा गया है माया। उसका नाम क्या रखा गया? माया। चीन के वैज्ञानिक तो बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम रखा गया है माया। अंटार्कटिका महासागर में आए कौन से हरिकेन ने? देखो, अंटार्कटिका महासागर में बहुत बड़ा तूफान आया था। हरिकेन के नाम से उसको हरिकेन भी बोलते हैं, उसको तूफान बोलते हैं। तो देखिए, नॉर्थ अफ्रीका के जो तटवर्ती इलाके थे वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया था। जहां उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक तूफान आया जिसको हरिकेन के नाम से फेमस है। वहां पे जो नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाके थे, तटवर्ती देश थे, वहां पे बहुत तबाही मचाई है। जिसका नाम है फियोना। देखिए, स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, फियोना नहीं, फियोना, FIONA। ये है उसका फियोनो हरिकेन, इसको बोलते हैं फियोनो हरिकेन। और किस देश में सबसे ज्यादा तबाही मचाया था? प्यूर्टोरिको में। प्यूर्टोरिको में सबसे ज्यादा तबाही मचाया था। इसका नाम है फियोनो हरिकेन। और ये पूछ ले कहां आया था? तो अटलांटिक महासागर में आया था ये तूफान, चक्रवाती तूफान। थैंक यू सो मच बच्चों। अब ये पूरे वेरी इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, यहां से कंप्लीट होते हैं। सितंबर माह का पूरा करंट यहां से कंप्लीट होता है। बच्चों, यदि मेरा करंट अफेयर का, जिसको बोलते हैं समसामयिकी का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, जिससे मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।